गुड मॉर्निंग। वेलकम टू इन ग्रेविटी स्टडी ऑनलाइन सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी लोग को प्रकाश के अपवर्तन के संबंधित कुछ क्वेश्चन को डील करने वाला हूं। मैं अमरजीत सर आज आप सभी लोगों को फिजिक्स के सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक के बारे में बताऊंगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन को समझने के लिए सबसे पहले आपको 3 टॉपिक को समझना जरूरी होगा। पहला, प्रकाश क्या है। दूसरा, सघन माध्यम क्या है और विरल माध्यम क्या है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा का एक रूप है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, या फिर दूसरे रूप में इसको ऐसे ही बोलते हैं कि वैसा माध्यम जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश के संबंधित जानकारी पहले पार्ट में आप लोग पढ़ चुके होंगे। दूसरे पार्ट में जो प्रकाश का अपवर्तन है उससे संबंधित में इसमें कुछ यूज था, इसलिए हमने बता दिया। दूसरा है सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो सघन माध्यम और विरल माध्यम समझने के लिए सबसे पहले आपको प्रकाश की चाल समझना होगा कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या क्या होती है। जैसे मान लेते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कहाँ जो प्रकाश की चाल 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये इसी प्रकार से सघन माध्यम और विरल माध्यम की पहचान करते हैं। जैसे जल, वायु के सापेक्ष जल जो है वह सघन माध्यम है। क्यों? क्योंकि जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से धीमी है। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल धीमी होती है उसे सघन माध्यम बोलते हैं, जबकि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल थोड़ा अधिक होता है उसे विरल माध्यम बोलते हैं। तो हमने समझ लिया कि सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या है। यानी जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी वह विरल माध्यम, जबकि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी उसे सघन माध्यम कहते हैं। ठीक ना। अब आइए प्रकाश के अपवर्तन। जैसे मान लेते हैं कि ऊपर वायु है और नीचे पानी है, तो पानी वायु के सापेक्ष सघन माध्यम होगा और वायु विरल माध्यम हो गया। तो अब देखिए इसमें बोलता है प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने के दौरान वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाता है। इस घटना को ही कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन की निम्नलिखित 2 स्थिति होती है। पहला स्थिति कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा, तो वह अपने अभिलंब की ओर झुक जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रकाश की किरण अब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आते ही अपने अभिलंब की ओर झुक गया। दूसरा कंडीशन होता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा, तो वह अपने अभिलंब से दूर हट जाए। देखिए यहाँ पर ये तो दर्शाया गया है, लेकिन ये तो विरल माध्यम से सघन माध्यम के लिए दर्शाया गया, लेकिन होता है एक्चुअली कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रॉस करता है तो अपने अभिलंब से इस तरह दूर भाग जाता है, या इसमें रहेगा तो इस तरह से दूर भाग जाता है। तो यह दो प्रकाश के अपवर्तन की 2 स्थिति होती है। अब इसी में क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित 2 शर्त है। पहला शर्त क्या है? पहला शर्त यह है कि प्रकाश के अपवर्तन की स्थिति में आपतित किरण, यानी आपतित होने वाली किरण, जो प्रकाश की किरण पहले बार जो अपवर्तक सतह पड़ेगा वह पहला होगा, उसे आपतित किरण कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के पहला शर्त में है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे प्रकाश की आने वाली जो किरण हुआ वह बोर्ड पर आ रहा है, प्रकाश के जो परावर्तित किरण है वो बोर्ड से रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है, और आपतन बिंदु पर जो डाला गया अभिलंब है वह भी बोर्ड पर है, यानी कि सभी का तल एक हुआ। तो ये प्रकाश के पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम है कि
प्रकाश के अपवर्तन की स्थिति में आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, यहाँ परावर्तन कोण की जया नहीं होगा, अपवर्तन कोण की जया होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रकाश के अपवर्तन पढ़ रहे हैं। इसमें बोला है कि प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, जया का इंग्लिश होता है साइन। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे स्नेल के नियम भी कहते हैं। यह क्वेश्चन जो है मैट्रिक की परीक्षा में बार बार अक्सर पूछता रहता है, इसलिए हम लोगों ने इसे सबसे पहले एक क्वेश्चन को डील करने के लिए प्रयास किया। तो ये हो गया प्रकाश के अपवर्तन। दूसरा क्वेश्चन इसी से संबंधित आता है, क्रांति कोण क्या है? क्रांति कोण क्या है? तो देखिए क्रांति कोण कहता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो किसी विशेष समय पर उसके अपवर्तन कोण का मान, किसी विशेष समय पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। किसी विशेष समय पर उसके अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, तो इस कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर प्रकाश की किरण आपतित हो रहा है, सघन माध्यम से आपतित हुआ और विरल माध्यम इसको जाना चाहिए, लेकिन न जाकर गया और वहां पर डायरेक्ट 90 डिग्री का एंगल बना दिया, तो ये जो कोण बनेगा इस कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। अब इसी से संबंधित आगे क्वेश्चन है जो कि आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक के बारे में जरा समझेंगे। कहता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे मान लेते हैं कि ऊपर सघन माध्यम के रूप में कांच है और नीचे विरल माध्यम के रूप में हवा है, तो जब प्रकाश की किरण कांच से हवा में प्रवेश करेगा तो बोलता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के दौरान किसी विशेष समय पर उसके आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाता है, जिसे प्रकाश की किरण विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में रह जाता है। जिसे प्रकाश की किरण विरल माध्यम में न जाकर के सघन माध्यम में रह जाता है, तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे देखिए तो यहाँ पर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से आया, जाना चाहिए था इसको विरल माध्यम में, लेकिन न जाकर के वह सघन माध्यम में रह गया, तो इसका जो कोण बना यह क्रांतिक कोण से भी अधिक हो गया, क्योंकि क्रांतिक कोण का वैल्यू कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री, और 90 डिग्री से भी अधिक हो गया, रिफ्लेक्ट किया, जिसे जब प्रकाश किरण विरल माध्यम में नहीं आकर पुनः अपने सघन माध्यम में रह गया, तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित निम्नलिखित दो शर्त हैं। पहला शर्त कि प्रकाश की किरण को हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। प्रकाश की किरण को हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश नहीं करेगा तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना नहीं घटेगी। इसलिए पहला शर्त यही है कि प्रकाश की किरण को हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। और दूसरा है कि इसमें अपवर्तन कोण का मान, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन में अपवर्तन कोण का मान क्रांति कोण से भी अधिक होना चाहिए। देखिए तो जैसे यहाँ पर क्रांति कोण का वैल्यू होता है 90 डिग्री, तो इसका अधिकतम सीमा यहाँ तक है, लेकिन देखिए तो क्रांति कोण से जो अधिक हुआ वह प्रकाश की किरण विरल माध्यम में न जाकर के सघन माध्यम में चला गया, तो इस घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका दूसरा शर्त समझ में आया? पहला शर्त यह है कि प्रकाश की किरण को हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और दूसरा है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन में अपवर्तन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। ये दो नियम है। ठीक है, क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 क्वेश्चन कहता है कि अपवर्तनांक क्या है? तो अपवर्तनांक क्या है? तो आप जानते होंगे कि वायु में प्रकाश की चाल या फिर जल में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, सब में प्रकाश की चाल भिन्न होती है। तो अपवर्तनांक ये बोलता है कि किसी भी दो माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे ग्रीक वर्ड म्यू के द्वारा सूचित करते हैं, और म्यू का फॉर्मूला होता है C0 बटा Cm। जहाँ C0 जो है वह निर्वात में प्रकाश की चाल है, जबकि Cm विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल है। अब देखिए, अब इसी से संबंधित अपवर्तनांक से ही संबंधित इसको सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए इसे दो वर्ग में बांट दिया गया है। पहला क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। पहला को बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरा को बोलते हैं सापेक्षिक या अपेक्षिक अपवर्तन। तो पहला निरपेक्ष अपवर्तनांक किसको कहेंगे? तो निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा किस प्रकार से देंगे? तो पहला है
कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी भी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी भी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। निरपेक्ष अपवर्तनांक में निर्वात लगना आवश्यक है, तो इसको क्या कहेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक। और निरपेक्ष अपवर्तनांक फॉर्मूला होता है म्यू बराबर सी नॉट बटा भी, जहाँ भी जो है भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल है, जबकि सी नॉट जो है वह निर्वात में प्रकाश की चाल है या शून्य में प्रकाश की चाल है। हो गया। अब दूसरा है सापेक्षिक या अपेक्षिक अपवर्तनांक। दूसरा है सापेक्षिक या अपेक्षिक अपवर्तनांक। तो इसको कैसे बोलेंगे? तो बोलेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल के अतिरिक्त, निर्वात में प्रकाश की चाल के अतिरिक्त किसी भी दो माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल के अतिरिक्त किसी भी दो माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को सापेक्षिक या अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात नहीं लगना चाहिए इसमें, निर्वात लग गया तो निरपेक्ष अपवर्तनांक हो गया, लेकिन निर्वात लग गया नहीं लगेगा तो सापेक्षिक या अपेक्षिक अपवर्तनांक होगा। जैसे मान लेते कि निर्वात के अतिरिक्त हो गया कांच, कांच में जल में प्रकाश की चाल, कांच में हीरा में प्रकाश की चाल, इस वजह से भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल जो होगा उसको बोलेंगे सापेक्षिक या अपेक्षिक अपवर्तनांक। सापेक्षिक अपेक्षिक अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला हो जाएगा म्यू बराबर V1/V2, जहाँ V1 और V2 निर्वात के अतिरिक्त इन दो माध्यमों में प्रकाश की चाल है। तो इस प्रकार से हमने पहले प्रकाश के अपवर्तनांक पढ़ाए, उसके बाद पूर्ण आंतरिक परिवर्तन बताए, उसके बाद क्रांति कोण समझाए और उसके बाद अपवर्तनांक और अपवर्तनांक के प्रकार बताए। इतना क्लियर है। और ये क्वेश्चन आपको मैट्रिक के परीक्षा में एनुअल के रूप में हो सकता है पूछे, और इधर उसका भी एक क्वेश्चन है इस प्रकार से। तो ठीक है, आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करें।